इसी तरह दिन बीतने लगे। अब राघव हर रोज किसी न किसी बहाने से दीपिका को परेशान करने लगा, जिस वजह से दीपिका ठीक से अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। वो मन ही मन राघव को कोसती रहती थी, पर सीनियर होने की वजह से ऐसे कुछ कह भी तो नहीं पाती थी। वो बस इसी फिराक में थी कि कब उसका रिसर्च खत्म हो और कब उसका राघव से पीछा छूटे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन और बीते कि कॉलेज में यूथ फेस्टिवल का नोटिस आ गया। उसमें बढ़ चढ़कर सभी बच्चों ने भाग लिया, जिनमें सीनियर्स और जूनियर्स सभी शामिल थे। दीपिका ने तो उसमें पार्टिसिपेट किया ही था, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, राघव ने भी उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। राघव दीपिका के साथ बिताए हुए लम्हे याद कर रहा था और इधर दूसरी ओर फिलहाल पुणे में मानवी जैसे ही रूम के सामने पहुंची, उसने डोर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने कई बार और नॉक किया, तब भी अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। थक हार कर उसने दरवाजे को धकेला और अंदर आ गई, लेकिन तभी सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। सामने ऋषभ और निशा बेड पर गिरे हुए थे, निशा नीचे और ऋषभ उसके ऊपर। निशा उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच वो मोमेंट एक इंटीमेट सिचुएशन दिखा रहा था। हालांकि ऋषभ अपने हाथों के जरिए उसके ऊपर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निशा के खींचने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ खुद उसके करीब जाना चाह रहा हो। मानवी हैरान सी खड़ी उन्हें देख रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर ना चाहते हुए भी मानवी की आंखें नम हो गई। उसे अपने दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ और उसने भारी आवाज में कहा, सॉरी, गलती हो गई, मुझे इस तरह बिना पूछे नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर उसने अपने कदम वापस लिए और कमरे से बाहर निकल गई। ऋषभ जो अब तक उठकर खड़ा हो चुका था, वो जैसे ही घूमा तो सामने मानवी को देखकर हैरान रह गया। मानवी के शब्द और उसकी भारी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो समझ गया कि मानवी ने जरूर कुछ गलत समझ लिया है। वो मानवी से कुछ कह पाता कि मानवी वापस चली गई। उसे इस तरह जाते देख ऋषभ जल्दी से उसके पीछे चला गया। वहीं उन दोनों के जाने के बाद निशा बिस्तर पर से उठकर सीधे बैठ गई और हंसते हुए खुद से बोली, फाइनली अब तुम दोनों के रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार जो खेल मैंने खेला है उसमें जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी और तुम दोनों के इस सो कॉल्ड रिश्ते की हार। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। वहीं मानवी तेज कदमों से चलते हुए कॉरिडोर से होते हुए बाहर गार्डन में आ गई। ऋषभ भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आ रहा था। मानवी वहीं गार्डन में खड़े होकर खुली हवा में तेज तेज सांसें लेने लगी। उसे अपने गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार निशा और ऋषभ का करीब होना आ रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने सोचा कि ऋषभ पीछे है। ये सोचकर वो जैसे ही पीछे पलटी तो किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और देखते ही देखते कुछ ही देर में मानवी बेहोश हो गई। तो उस आदमी ने मानवी को गोद में उठाते हुए जल्दी से पास खड़ी गाड़ी में डाल दिया। ऋषभ चारों तरफ मानवी को ढूंढ रहा था। अब वो भी मानवी को ढूंढते हुए बाहर गार्डन में आ गया था। तभी कुछ लोग 10-12 की संख्या में उसके सामने आकर खड़े हो गए। ऋषभ को उन्हें देखकर अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उन सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। ऋषभ उनसे बोला, कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका है? तभी एक ने हंसते हुए कहा, तुम इतने बेवकूफ लगते तो हो नहीं जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हो। चलो बता ही देते हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तू जिसे ढूंढ रहा है तुझे उसके पास ले जा सके, यानी कि तेरी बीवी मानवी। उसकी बात सुनकर ऋषभ गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर बोला, क्या मतलब मानवी तुम्हारे पास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? बोलो कहाँ है मानवी? इतना कहकर उसने उसे एक जोरदार पंच चढ़ दिया, जिससे वो सीधा नीचे गिर गया। वो सभी लोग हैरानी से अपने गिरे हुए साथी को देखने लगे। तभी एक ने ऋषभ पर गन तानते हुए कहा, ए रुक जा, अगर तूने किसी को भी जरा सी चोट पहुंचाई तो ये गोली तेरे भेजे के बाहर होगी और तेरी बीवी भी जान से जाएगी, इसीलिए चुपचाप से हमारे साथ चल। उसकी बातों से खासकर मानवी की जान लेने की धमकी की बात सुनते ही ऋषभ का खून खौल उठा। उसने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए उसके हाथ से गन ले ली और एक जोरदार लात उसके पेट पे मारी, जिससे वो भी दूसरे वाले के पास गिर गया। ऋषभ ने गुस्से में 2 गोलियां उन दोनों के पैरों में चला दी और उनसे बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरी बीवी को मारने की बात करो? अब तुम लोग अपनी जान बचाकर दिखाओ। इसलिए अगर जीना चाहते हो तो चुपचाप बता दो कि मानवी कहाँ है, वरना अभी इसी वक्त जान से जाओगे। इतना कहकर वो सभी को मारने लगा। ऋषभ सभी लोगों पर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग और आ गए और वो ऋषभ की ओर बढ़ने लगे। उन्हीं में से एक आदमी ने अपने पास खड़े दूसरे वाले से कहा, रघु भाई, ये तो हम सब पर भारी पड़ रहा है। अगर हम इसे और उस लड़की को यहाँ से ले जाने में नाकामयाब हो गए तो राका बॉस तो हमें नहीं छोड़ेगा और यहाँ ये पकड़ में नहीं आ रहा। इसे अपने काबू में कैसे करें, क्योंकि बिना इसे लिए हम जा नहीं सकते। रघु उस आदमी से बोला, इसे लिए बिना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वरना राका हमारी जान ले लेगा। इसलिए जल्दी से इंजेक्शन निकालो और तुम सब उसे कसकर पकड़ो। उसके कहने पर उस आदमी ने इंजेक्शन निकाला और उसमें व्हाइट जैसा कुछ भरने लगा। ऋषभ अभी भी हाथापाई में लगा हुआ था। उसे मानवी की बहुत चिंता हो रही थी। कुछ लोग उसकी मार से जमीन पर पड़े हुए थे। उसने एक और आदमी को गुस्से में मारते हुए कहा, बोल कहाँ है मानवी, वरना तेरी जान ले लूंगा। इतना कहकर उसे पंच मारने ही वाला था कि तभी पीछे से 10-12 आदमियों ने आकर उसे पकड़ लिया और एक आदमी ने देर न करते हुए उसे इंजेक्शन लगा दिया। ऋषभ ने गुस्से में सभी को धक्का दिया, जिससे कुछ जमीन पर गिर गए तो कुछ 2 कदम पीछे हट गए। तभी ऋषभ ने अपनी बची हुई 2 गोलियों को भी 2 और आदमियों पर चला दिया, जिससे वो वहीं ढेर हो गए। तभी अचानक ऋषभ की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। अब उसके पैर हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तभी देखते ही देखते ऋषभ भी बेहोश हो गया। उसे बेहोश होते देख उन सब लोगों ने राहत की सांस ली और उसे उठाकर छुपते छुपाते ले जाते हुए गाड़ी में डालकर सभी गाड़ी में बैठकर चले गए। वहीं दूर खड़ी निशा, जो ये सब छुप छुप कर देख रही थी, वो डरते हुए बाहर निकल आई और अपने आप से बोली, ओह गॉड, कौन थे ये लोग और अब मैं क्या करूं? हाँ,
पीयूष पीयूष को बताती हूँ, वही कुछ कर सकता है। इतना कहकर वो अंदर भागते हुए पार्टी हॉल में आई जहाँ पार्टी चल रही थी। उसने इधर उधर पीयूष को देखना शुरू किया तो उसे एक साइड कॉरिडोर में पीयूष किसी से फोन पर बात करते हुए दिख गया। वो भागते हुए पीयूष के पास आई और उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर पीयूष भागते हुए बाहर आया तो उसकी नजर वहाँ 2 मरे हुए लोगों पर पड़ी जिन पर ऋषभ ने गोली चलाई थी। वो भागते हुए बाहर अपने बॉडीगार्ड के पास गया तो उन्हें देखकर हैरान रह गया क्योंकि सभी के सभी बेहोश थे। उसने अपने आप से कहा, ए भगवान, ये सब कैसे और क्या हो गया? अब मैं कैसे ऋषभ सर का पता लगाऊं? कहा था मैंने इनसे कि आपकी जान को खतरा है, अकेले कहीं बाहर ना निकले, लेकिन मेरी सुने तब ना, और ये गार्ड भी किसी काम के नहीं। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वो परेशान होते हुए अपने माथे को सहलाने लगा। फिर अचानक कुछ दिमाग में आते ही शिवम जी को कॉल कर दिया और उन्हें सभी बातें बता दी। शिवम जी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए और कुछ बात करने के बाद तुरंत अपने प्राइवेट चॉपर से पुणे के लिए निकल गए। उन्होंने पुणे के सीएम से बात करके पूरे पुणे में नाकाबंदी करवा दी। आखिर ऋषभ कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। अब पूरे पुणे की पुलिस ऋषभ और मानवी की खोज में लग गई थी। उसने वहां जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो गार्डन के सभी कैमरे पहले से ही बंद थे। जिसने भी ये काम किया था बहुत सफाई से किया था, जिसके कारण पीयूष के हाथ एक भी सबूत नहीं लगा। लेकिन कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। कुछ समय बाद पीयूष ने कुछ सोचकर पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, जिसमें कुछ लोग एक ब्लैक कलर की गाड़ी में ऋषभ और मानवी को ले जाते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखकर पीयूष को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ऋषभ और पीयूष काफी समय से एक साथ काम कर रहे थे और दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता तो बन चुका था। अक्सर काम के बाद दोनों नॉर्मल दोस्तों की तरह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लिया करते थे। साथ ही ऋषभ ने कभी भी पीयूष को किसी भी बात को लेकर नीचा नहीं दिखाया था, इसलिए पीयूष ऋषभ की बहुत रिस्पेक्ट करता था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई तो पीयूष उनके साथ ऋषभ को ढूंढने निकल गया। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस ने ऋषभ को ढूंढने के लिए पुणे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे ताकि कोई भी ऋषभ को पुणे से बाहर ना ले जा पाए। वहीं दूसरी तरफ सारे रास्ते ब्लॉक होने की वजह से वो लोग ऋषभ और मानवी को सिटी एरिया से दूर एक बंद गोडाउन में जंगल के रास्ते से लेकर आ गए। उन्होंने ऋषभ और मानवी को एक एक चेयर पर बांधा हुआ था और सभी लोग बाहर पहरा देते हुए अपने बॉस राका का इंतजार कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। धीरे धीरे मानवी को होश आने लगा। साथ ही उसे अपने हाथों में और अपनी बॉडी पर जकड़न महसूस हो रही थी, जिसके साथ उसे दर्द महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली तो खुद को एक अनजान जगह पर बंधे हुए देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो आजाद होने के लिए छटपटाने लगी लेकिन आजाद नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देखा तो शॉक्ड रह गई। उससे थोड़ी दूरी पर एक चेयर पर ऋषभ भी बंधा हुआ था। वो इधर उधर देखते हुए घबराकर धीरे से ऋषभ को आवाज देने लगी पर ऋषभ नहीं उठा। तभी उसे कदमों की आवाज आने लगी तो उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। तभी 2 लोग बाहर से चलकर अंदर आए और ऋषभ मानवी को देखते हुए एक ने कहा, चलो अच्छा है रघु भाई, ये दोनों अभी तक बेहोश हैं। अगर होश में होते तो मच मचा देते। वैसे भी ये मुर्गा बहुत पैसे वाला है। इसके बाप ने इसकी वजह से पूरे पुणे में नाकाबंदी करवा दी है। वो तो अच्छा है हम इन दोनों को टाइम पर यहाँ ले आए, वरना आज पुलिस के हाथों पकड़े जाना तय था। अब बस जल्दी से राका भाई आ जाए और इन दोनों का काम खत्म कर हम यहाँ से निकले। रघु उसके साथ बाहर की तरफ चलते हुए बोला, हाँ भाई ने बोला है 1-2 घंटे में आ जाएंगे। नाकाबंदी होने की वजह से उन्हें निकलने में टाइम लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भाई पकड़े भी जा सकते हैं। मानवी ने जब उनकी बात सुनी तो वो बहुत घबरा गई। उसे अपनी फिक्र नहीं थी लेकिन वो ऋषभ को कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो हिम्मत करके अपनी चेयर को ऋषभ की ओर खिसकाने लगी। ऋषभ के पास पहुंचते ही उसने ऋषभ को आवाज देना शुरू किया। अब इसे दोनों की अच्छी किस्मत कहें कि इस बार ऋषभ को भी होश आने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मानवी को अपने सामने पाया। उसे देखते ही ऋषभ को सभी बातें याद आ गई। उसने मानवी को देखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मानवी ने नाम में सर हिलाया और घबराते हुए रूंधी हुई आवाज में ऋषभ से बोली, ऋषभ मैं तो ठीक हूँ, पर ये लोग कौन हैं जो इन्होंने हमें इस तरह यहाँ पर बांध कर रखा है? ऋषभ परेशान नजरों से उसे देखते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये लोग कौन है मानवी, पर इतना साफ है हमें यहाँ लाने के पीछे जरूर इनका कोई मकसद है। हमें इस तरह किडनैप करके यहाँ रखना, ये काम ये किसी के इशारों पर कर रहे हैं। इनके पीछे जरूर किसी का हाथ है, वरना इतने बड़े होटल में ये लोग कदम भी नहीं रख पाते। एंड आई स्वेयर एक बार मुझे वो इंसान मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो खुद को रस्सियों से आजाद करने की जद्दोजहद करने लगा। मानवी बेचैन होकर बोली, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ये लोग हमें मारना चाहते हैं ऋषभ? उसकी बात सुनकर ऋषभ के हाथ रुक गए और वो मानवी को देखने लगा तो मानवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ अभी थोड़ी देर पहले उनके कुछ साथी अंदर आए थे। उन्होंने ही कहा था कि एक बार उनका बॉस आ जाए फिर वो हमारा काम खत्म कर देंगे। मैं उस वक्त होश में आ चुकी थी। ऋषभ ने मानवी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना मानवी? मानवी ने नम आंखों से हाँ में सर हिला दिया तो ऋषभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो उसे देखते हुए बोला, तो बस चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो वापस से अपने हाथों को आजाद करने की कोशिश करने लगा। तभी मानवी ने कहा, लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं है ऋषभ, बस डर इस बात का है कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए। अनायास ही मानवी के मुंह से निकले इन चंद लफ्जों ने ऋषभ के हाथ रोक दिए और वो एकटक मानवी को देखने लगा। उसके कानों में बार बार मानवी के द्वारा कहे गए लफ्ज गूंज रहे थे, कहीं आपको कुछ हो ना जाए।
तभी बाहर से कदमों की आहट आने लगी, जिसे सुनकर मानवी घबरा गई। ऋषभ उसे शांत करते हुए बोला, देखो तुम शांत हो जाओ और जैसा मैं कह रहा हूँ ठीक वैसा करो। इतना कहकर वो उसे कुछ समझाने लगा। थोड़ी देर में एक आदमी अंदर आया तो देखा ऋषभ बेहोश था और मानवी अपने हाथ पैर चलाते हुए खुद को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी जल्दी से चलकर मानवी के पास आया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, ए लड़के, साली बंदी हुई है तो अभी तुझे चैन नहीं है? हाँ, कहाँ से कहाँ आ गई? ये तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, साला बेहोश है, ड्रग्स जो दिया है इसे। और अब अगर तूने ज्यादा हाथ पैर चलाए तो अभी बॉस के आने का इंतजार किए बिना ही तुझे मार दूंगा। मानवी उस पर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग और इस तरह हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? चाहते क्या हो हमसे? उस आदमी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, हम कौन है और हम क्या चाहते हैं? हम तुझे और इसे यहाँ क्यों लाए हैं? इससे तुझे क्या मतलब? और तू जानकर करेगी भी क्या? हाँ, कुछ देर में तो तेरा और तेरे पति का काम खत्म होने वाला है, तो फालतू में क्यों एक दूसरे की पहचान जानकर टाइम खराब करना? और हाँ, अब यहाँ से हिल मत जाना, वरना सबसे पहले तेरा ही गेम ओवर करूंगा मैं। इतना कहकर उसने मानवी को ऋषभ से थोड़ा दूर कर दिया और वहाँ से जाने लगा। उसे जाते देख मानवी जल्दी से बोली, रुको, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे खोल दो। उस आदमी ने मानवी को घूरते हुए कहा, ये तू कहीं वॉशरूम का बहाना बनाकर अपन से कोई चालाकी करने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि अगर अपन तुझे खोले और तू सीधा भाग निकले? मानवी जल्दी से बोली, अरे नहीं, मैं क्यों आपसे कोई चालाकी करूंगी? और अगर मैं भागने की कोशिश भी करूं तो भाग नहीं पाऊंगी, क्योंकि ऋषभ जी एक तो बेहोश है और ऊपर से आपकी कैद में है। अब मैं इन्हें गोद में उठाकर तो भाग नहीं सकती ना, तो फिर मैं आपसे कैसे चालाकी कर सकती हूँ? मुझे सच में वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर वो गुंडा कन्विंस हो गया और मानवी को खोलते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चालाकी की ना तो वहीं के वहीं तेरा खेल खत्म कर दूंगा मैं। मानवी हाँ में सर हिलाकर उसके पीछे चलने लगी। वो उसे दूसरी साइड बने वॉशरूम में ले गया। तभी मानवी जैसे ही बाहर आई और वो गुंडा जैसे ही पीछे की ओर पलटा तो हैरानी से उसे देखता रह गया, क्योंकि ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। दरअसल मानवी ने उसके साथ आते हुए उसके पीछे चलते वक्त वहीं पास रखी टेबल पर रखे लाइटर को उठाकर ऋषभ के पास फेंक दिया था, जिसकी खबर उस गुंडे को नहीं लगी। यह ऋषभ का ही प्लान था कि वो बेहोश होने का नाटक करेगा। मानवी उस गुंडे से वॉशरूम जाने के लिए कहेगी, क्योंकि उसने टेबल पर रखे लाइटर को देख लिया था और अपना सारा प्लान मानवी को समझा दिया था।